हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एडू फाइवर में। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो ज्योग्राफी का बिहार दारोगा यानी कि बिहार पुलिस जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए जो कांस्टेबल दारोगा से संबंधित जो जीके जीएस के प्रश्न है, ठीक है, जिसका मैं कराने वाला हूं सेट 2 ज्योग्राफी का। किसका? ज्योग्राफी का दोस्तों। और ये वे सारे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और उन सारे क्वेश्चन का जितने भी फैक्ट है मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों बार बार वही फैक्ट को घुमा फिरा कर बिहार दारोगा में पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं आपको जीके जीएस के लिए जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का उसको मैं लेके आया हूं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात। कौन? जोग, ठीक है। जोग जलप्रपात जो है ना सबसे ऊंचा है, देखिए, ठीक है। साथ में उपयुक्त विकल्पों में दिए गए जलप्रपातों में से सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा। देखिए, गोरसप्पा और जोग दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। साथ ही ये किस रिवर पर है? इसकी ऊंचाई कितना है? 253 मीटर। और यह प्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में, कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में है, ठीक है। साथ ही शरावती नदी पर, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना कि जोग प्रपात निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पे। कौन सी नदी? शरावती नदी। और ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। किस राज्य में? कर्नाटक में, ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कूचिकल है। कौन है? कूचिकल, ठीक है। तो ये रहे जोग प्रपात का इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कर्नाटक राज्य में है, साथ ही ये शरावती नदी पर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? देखिए, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? जहां सबसे अधिक वर्षा होती है और जहां सबसे अधिक क्या होगा? तापमान होगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ये तीनों को आप एलिमिनेशन कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं हो रहा है, राजस्थान में तो छोड़िए दीजिए, झारखंड में भी नहीं। तो सबसे ज्यादा वर्षा केरल में हो रहा है, तो केरल में सबसे ज्यादा तापमान भी है, इसलिए लेटेराइट सोइल कहाँ पे पाए जाएंगे? केरल में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए, देखा, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है वो पूछा गया है। भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, इतने सारे दिए गए हैं। लेकिन आपको हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी लेटेराइट सोइल पूछा जाए आप दो चीज याद रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा और सबसे ज्यादा तापमान उस जगह पे होगा, ठीक है। और जहाँ पे लेटेराइट सोइल पाया जाएगा तो भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। कहाँ पे? भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है और इसमें लो एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लो एवं एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? पर्वतीय स्लोप मतलब समझ रहे? ये रहा पर्वत, ठीक है। यहाँ पे फसल उगाना कैसे उगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फसल उगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीढ़ी, ठीक है, इस तरह से खेती की जाती है, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती, किस तरह का? सीढ़ी नुमा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला? पर्वतीय स्लोप यानी कि ढाल वाले क्षेत्र में आप किस तरह का उपाय लगाएंगे? वन रोपण नहीं, सोपान कृषि, पट्टीदार खेती नहीं। तो आप क्या करोगे? समोच्च रेखीय जुताई। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे, आप लोग गांव में रहते हैं ना, तो आप लोग कभी देखे होंगे कि हमारे वहां पे जब भी हल चलाया जाता है ना तो वो गोल गोल, मान लीजिए ये अगर फील्ड है, ये अगर खेतुआ है, ठीक है, खेत है, फील्ड है, तो यहाँ पे देखिएगा हल चलता है किस टाइप का? गोल गोल टाइप से चलता है, ठीक है। गोल गोल टाइप से चल रहा है, क्यों चलता है? कभी सोचे? अगर बरसात होगा ना तो पानी आएगा, यहाँ घुसेगा, यहाँ घुसेगा, यहाँ घुसेगा, इससे पानी जाते जाते जो है ना बहुत ही धीमी गति में जाएगा और ये जितने भी मिट्टी का क्या बन गया, ये सब क्या बन गया? मेल टाइप का बन गया, ठीक है। तो इससे पानी क्या हो जाएगा? मंद गति, पानी का गति क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। और धीमा गति जैसे होगा तो फिर ये क्या करेगा? मिट्टी का कटाव बहुत ही कम करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? समोच्च रेखीय जुताई, ठीक है। चलिए देखिए इससे जुड़े और भी फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया? देखिए पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को
काटकर सीढ़ीनुमा खेती भी बनाते हैं। आप लोग को पता होगा कि सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पे होता है, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। खेत बनाकर और समुच्च रेखीय जुताई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। और नियंत्रित किया जा सकता है, सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। परंतु समुच्च रेखीय जुताई जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, ये जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है। देखिए भारत के उत्तरी भारत के जो मैदान है ना वो किस मिट्टी से बना है, वो ज्यादातर किस मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी से बना है, किससे, जलोढ़ से, जलोढ़ मिट्टी से। लेकिन पूछा गया है कि उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है, कैसे बनी है, उसका विधि पूछा गया, तो वो है तलोचन द्वारा। तलोचन यानी निक्षेपण, तलोचन का ही एक दूसरा नाम है निक्षेपण। क्या है, निक्षेपण, ठीक है। इसी का नाम है निक्षेपण, निक्षेपण, ठीक है, निक्षेपण, ठीक है। यानी कि नदियों द्वारा जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन। क्या बोलेंगे, जहां पे नदी मिट्टी को काट के ला रहा है उस क्षेत्र को बोलेंगे अपर्दन, जहां पे मिट्टी को छोड़ दे रहा है उसको बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे, निक्षेपण। तो इसी निक्षेपण से ही भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, जहां पे सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी है। किसके द्वारा, तलोचन द्वारा बनी है। और उत्तरी मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित मलबे से हुई है। बताएं, निक्षेपित मलबे से हुई है, ठीक है। और ये मलबा कहाँ से लाया जा रहा है, हिमाचल, ठीक है, यानी कि हिमालय, जो हिमालय है उसके क्षेत्र से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी चाहिए। देखिए कपासी मिट्टी से किस नाम को, किसे जाना जाता है, बताइए। कपासी मिट्टी, ब्लैक सोइल। कौन सा सोइल, ब्लैक सोइल, काली मृदा, ठीक है, काली लावा मिट्टी, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं हम लोग कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी काली मिट्टी है। कौन सी है, सबसे अच्छी काली मिट्टी है, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्कन के पठार में। कहाँ, दक्कन के पठार में, ठीक है। और इस काली कपास की मिट्टी को कहा जाता है, इसमें उच्च जल धारण क्षमता होती है और वायु संचारण अधिक होता है, ठीक है। इसमें वायु का संचारण इस मिट्टी में ज्यादा होता है और जल धारण क्षमता भी इस मिट्टी की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, ये रहा, भारत का सबसे सूखा भाग। देखिए भारत का सबसे ड्राइस्ट रीजन कौन सा है, पश्चिम राजस्थान। कौन सा है, पश्चिम राजस्थान, जहां पे बारिश बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं कि भारत का सबसे सूखा पश्चिम राजस्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत की जलवायु है, बताइए भारत की कैसी जलवायु है, मानसूनी। किस टाइप की जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, ठीक है। जून के महीने में भारत में मानसून स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए इससे जुड़े फैक्ट, ठीक है। तो भारत की जलवायु मानसूनी है, यहाँ ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशाओं में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऋतु परिवर्तन के साथ ही वायु की दिशा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो महासागरीय धाराएं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियनिक करंट, इसकी जो है ना भारत की जलवायु पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी ये धाराएं दो तरह की होती है, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी, ठीक है। तो इन धाराओं से भी बहुत सारे देशों के तापमान में प्रभावित होता है, ठीक है। लेकिन भारत की जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए भारत की जलवायु, भारत की जलवायु पर प्रत्यक्ष किसी महासागरीय जलधारा का प्रभाव नहीं है। मैंने बताया कि ये जलधाराएं दो तरह की होती है, एक गर्म और एक ठंडी, ठीक है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है अक्षांश है, समुद्र से निकटता, मानसून है, पवने है, उच्चावच है और मिट्टी की प्रकृति, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती, किसके कारण। देखिए दक्षिण पश्चिमी, ठीक है, नहीं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं, ये सब किसके कारण होता है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायुदाब के होने से, ठीक है। उत्तर पश्चिम में कम वायुदाब के होने से ये जितने भी पवने हैं ये सब क्या होती है, आकर्षित होती है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी, कोरोमंडल तट पर, मालवा। तो इसका राइट आंसर होगा कोरोमंडल तट पर, ठीक है। और गारो खासी जयंतिया में कब होती है? कब होती है? जून जुलाई अगस्त, ठीक है, मानसून के स्टार्टिंग में, ठीक है। और ये जो बारिश हो रही है अक्टूबर नवंबर, ये कौन सी बारिश है? ये मानसून की वापसी वाला है। कौन सा? मानसून की वापसी वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? कोरोमंडल तट पे, ठीक है। देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए देखिए, निर्वर्तित मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर पूर्वी तटीय भागों में वर्षा कराती है, ठीक है। निर्वर्तित मतलब क्या? लौटता हुआ मानसून जब फिर से वो वापस आता है तो बंगाल की खाड़ी में जैसे ही प्रवेश करता है फिर से वो नमी ग्रहण कर लेता है। क्या ग्रहण करता है? नमी ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, ठीक है, और भारत में शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते समय मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तट पर, कहां पर? तमिलनाडु के तट पर, जिसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट, ठीक है। अभी हाल ही में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है कहाँ पे? उड़ीसा में क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, जो तमिलनाडु से ही चली थी। तो तमिलनाडु में ही कोरोमंडल तट है, ठीक है, जो 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। तो ठंड के दिनों में आप लोग देखिएगा, न्यूज वगैरह में सुने होंगे कि ठंड के दिनों में कहाँ पे ज्यादा वर्षा हो जाता है? तमिलनाडु में। वहां बाढ़ भी आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है? बाढ़ भी आ जाती है। और ये घटना कब होती है? लौटती हुई मानसून के दौरान। कब होती है? लौटती हुई मानसून के दौरान, अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा नहीं होती है? वर्षा होती है, ठीक है, उत्तर से पूर्व वाली मानसून, ठीक है। देखिए ये वाली मानसून, जब मानसून लौटता है तब, ठीक है, उत्तर से पूर्व आ रहा है, लौटता हुआ मानसून के कारण किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि देखिए जब दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि मानसून स्टार्टिंग फेज में जब रहता है तो उस समय चेन्नई में बहुत कम बारिश होता है, ठीक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपका मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता है, और साथ ही वे अब अपतट पवने हैं इसके कारण, ठीक है। तो इनमें से सभी, इसमें क्या होगा? इन सभी कारणों के कारण चेन्नई में जब मानसून स्टार्ट होता है तो उस समय वर्षा नहीं होती, बहुत कम होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलने का प्रमुख कारण है मानसून के कोरोमंडल तट के समानांतर चलना। कोरोमंडल जो तट है ना, उसके समानांतर मानसूनी हवाएं चल जाती है, जिसके कारण वहां पे रुकती ही नहीं है, ठीक है। तो वर्षा कैसे होगी, ठीक है। तो चेन्नई का अपेक्षाकृत अधिक गर्म होना ये भी एक रीजन है, और साथ ही जिससे संघनन क्रिया बाधित हो जाती है, ठीक है। ज्यादा गर्म होने से देखिए टेम्परेचर जो है वो रिलीज ही नहीं होता है, जिसके कारण से वहां पे संघनन नहीं हो पाता है। और साथ ही तटीय पवनों का अत्यधिक दूरी तय करना, जो तटीय पवने है ना वो अत्यधिक दूरी पे होती है, जिस कारण से वहां पे स्टार्टिंग मानसून में बारिश बहुत कम होती है या नहीं होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रह जाता है। देखिए तमिलनाडु जो है सूखा रह जाता है, मैंने बताया क्यों रहता है, उसके 3 कारण। तो वो सूखा क्यों रहता है? वृष्टि छाया क्षेत्र के कारण। किसके कारण? ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए मैंने बताया था कि जो पवने हैं उस समय कोरोमंडल तट के समानांतर निकल जाता है, ठीक है, जिसके कारण वहां पे वर्षा नहीं होती। देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण है इसका वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या है? वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब है, मान लीजिए कोई एक माउंटेन है, यहाँ पे पवने आई तो यहाँ पे वर्षा करा दिया, लेकिन इस साइड में वर्षा नहीं हुआ, तो इस क्षेत्र को ही हम लोग क्या बनेंगे? वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है, जिधर बरसात नहीं हुई। तो यही कारण है जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है स्टार्टिंग फेज में मानसून के, ठीक है। और इसका दूसरा कारण तमिलनाडु तट का बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ना। मैंने बताया था मानसूनी पवन जो है उस तट के समानांतर पड़ती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में बारिश नहीं होने का कारण भी क्या है? यही है कि जो मानसूनी पवन है ना उसके समानांतर, किसके? अरावली पर्वत जो रेंज है उसके समानांतर निकल जाती है, जिस कारण से वहां भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। तो ये मेन रीजन से। और यदि दिए गए विकल्प में से पवन से तात्पर्य मानसूनी पवन से है तो इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प ए और सी
होता, अन्यथा ए होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। देखिए दो नदी है, उसके मान लीजिए ये एक नदी है, ये एक नदी है, नदियों में बाढ़ आती है और बाढ़ आती है तो नई जल और मिट्टी आएगा, तो नई जल और मिट्टी आएगा तो यहाँ पे उपजाऊ जमीन बना ना, तो इस जमीन को क्या बोलेंगे, दोआब क्षेत्र। क्या बोलेंगे, दोआब क्षेत्र। क्या बोलेंगे, दोआब। दो नदियों के बीच की जगह को दोआब क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं कि दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्या बोलेंगे, दोआब। ठीक है, और जल विभाजक क्षेत्र वो होता है जो जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है, और तराई क्षेत्र दलदली मैदान है, जबकि जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। ठीक है, जल संभर क्या है, जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि भी है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए उत्तरी गंगा तो पता है सबको, लेकिन दक्षिण गंगा किसे कहा गया है, गोदावरी नदी को। किसको, गोदावरी नदी को। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न में कि तिब्बत में सांगपो कहलाते हैं। देखिए तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। किस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, जहां पे दो नदियां मिलती है ना, तो उसका एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग। किस नाम से, देवप्रयाग से। ठीक है, चलिए इससे जुड़े और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत है, गंगा नदी की दो प्रमुख स्रोत है, और इन नदियों का संगम देवप्रयाग में हुआ। कहाँ पे हुआ है, देवप्रयाग में। ठीक है, और यहीं से ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। देखिए भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी में आके मिलती है तो वहीं से उसका नाम भी हो जाता है गंगा। ठीक है, और वहीं से वो नदी, और देवप्रयाग के थोड़े ही पास में हरिद्वार। क्या है, हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद जब नदी चलती है तो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से, हरिद्वार के बाद। ये क्वेश्चन भी हमेशा याद रखिएगा ये फैक्ट। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा नदी किस क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश करता है, तो वो क्षेत्र है हरिद्वार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही रोचक है। इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उप नदियां हैं। उप नदियां मतलब उसकी सहायक नदियां। ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किस नदी की सहायक नदी है, तो गोदावरी की है। किसकी है, गोदावरी की है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। देखिए ठीक है कि इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और इसकी अन्य सहायक नदियों में है वर्धा। और भी सहायक नदी कौन है, वर्धा, पेनगंगा, मानेर, मंजीरा, पूर्णा, प्रवरा, मूला, दूधना, वेनगंगा। ये सारे नदियां दोस्तों किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। किसकी, गोदावरी की। ठीक है, ये सारे नदियां याद रखना है आपको, क्योंकि हो सके अगला बार क्वेश्चन इन्हीं में से कोई ऑप्शंस उठा के दे सकता है। ठीक है, और गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए ये फैक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, गोदावरी नदी को। किसे, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती। देखिए ये नदी ऐसा है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। ठीक है, मतलब कुछ अलग करना चाहती है ये नदी। ठीक है, तो ये नदी कौन है आपका, सोन नदी। कौन नदी, सोन नदी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सोन नदी, उपयुक्त नदियों में से सोन नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो नदी है ना, पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके जो बिहार दारोगा और बिहार कांस्टेबल के जो जीके जीएस का प्रश्न है, जो ज्योग्राफी का प्रश्न है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने एकदम सरल तरीके से करा दिया। और दोस्तों बार बार
इसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने बताया यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, edu5ver में मिलते हैं। जय हिंद।